हेलो एंड वेलकम टू ओबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु वाइस। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आपके साथ में हूं फॉर ESIC 2021। आज हम शुरू कर रहे हैं ESIC डिप्टी डायरेक्टर का एक और टॉपिक जो हम पहले कर चुके हैं। वैसे HRM की ये हमारी दूसरी क्लास हुई जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ HRM। ओके, सबसे पहला जो आज का हमारा हो जाता है वो है क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज the dash and the control systems should be altered to support the strategic human resource function। किस चीज को हम साथ में ऑल्टर करेंगे, मतलब दो चीजें ऑल्टर करनी है ना, ताकि हम सपोर्ट कर सकें स्ट्रैटेजिक HRM को। स्ट्रैटेजिक HRM फंक्शन को वर्क करने के लिए कौन सी दो चीज़ों को हम ऑल्टर करते हैं? एक तो कंट्रोल सिस्टम हो गया, जिस तरीके से उस चीज़ की वर्किंग हो रही है वो यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास और क्या आ जाता है? द नेक्स्ट थिंग दैट यू वर्क इज अपॉइंटमेंट, रिवॉर्ड, जॉब अलॉटमेंट और नन ऑफ दीज। अपॉइंटमेंट मतलब लोगों को रखना जॉब पर, रिवॉर्ड मतलब जो उनको पैसा मिलता है या उनको प्रमोशंस मिलती हैं, और जॉब अलॉटमेंट जॉब को उनको देना, अलॉट करना कि ये स्पेसिफिक जॉब उन्होंने करनी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इन दिस केस विल बी अपॉइंटमेंट, रिवॉर्ड, जॉब अलॉटमेंट और नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज रिवॉर्ड। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रैटेजिक HRM मतलब जब हम पूरा स्ट्रैटेजाइज करते हैं कि HRM कैसे चलने वाला है, उसमें पहली चीज हम किसी को रिवॉर्ड कैसे करेंगे उनके काम के लिए, और दूसरी चीज किस तरीके से अगर कोई रोल प्रॉपर नहीं प्ले कर रहा होगा तो उसे कंट्रोल कैसे करना है, वो यहाँ पर आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जहां पर रिवॉर्ड एंड कंट्रोल सिस्टम्स की बात की जाती है, इनको ऑल्टर करना होगा। स्ट्रैटेजिक HRM एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें ना हम कोशिश करेंगे हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ना कि सिर्फ अपने बिजनेस में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाने की, लेकिन उसके साथ साथ उनकी डेवलपमेंट की भी। तो उनकी डेवलपमेंट, उनकी रिवॉर्ड, और कोई छोड़ कर ना चला जाए, वो टर्नओवर ना फेस करना पड़े, उसके लिए जो वर्क करता है वो है आपका स्ट्रैटेजिक HRM। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर इज बी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रैटेजिक एक्टिविटी। इनमें से कौन सी जो एक्टिविटी है वो एक स्ट्रैटेजिक एक्टिविटी है? इज इट रिक्रूटमेंट, प्लानिंग, प्रोडक्टिविटी या ऑल ऑफ द अबव? इनमें से कौन सा एक स्ट्रैटेजिक एक्टिविटी माना जाता है? क्या वो रिक्रूटमेंट है, क्या वो प्लानिंग है, क्या वो प्रोडक्टिविटी है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? स्ट्रैटेजिक एक्टिविटी जिसमें हम स्ट्रैटेजाइज करते हैं काम किस तरीके से होगा, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग जब हम बात करते हैं HRM के प्रोस्पेक्ट से, तो वहाँ पर मेन हमारे पास आ जाता है दैट इज ए। हमारा मेन पॉइंट आ जाता है रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है वो एक स्ट्रैटेजिक एक्टिविटी है जिसमें हम अच्छे पढ़े लिखे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्ट करवाते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ पर किसी ना किसी जॉब रोल के लिए अप्लाई करें, और जब वो जॉब रोल के लिए अप्लाई करेंगे फिर हम सिलेक्ट करेंगे उनको इस प्रोसेस के अंडर कि कौन उसमें सही रहेगा। और रिक्रूटमेंट जो है वो एक ऑपरेशनल नहीं, जबकि एक की स्ट्रैटेजिक एक्टिविटी भी है जो बिजनेस को चलाने में मददगार प्रूव होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ HRM। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिक मैनेजरियल फंक्शन, इज इट प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग? मतलब हमारी, अगर मैं आपको बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को बताऊं तो वो होता है पोस्टकॉर्प, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देन आपके पास आ जाता है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, देन इसके बाद आपका आ जाता है रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये आ जाता है आपका पोस्ट कॉर्प। मतलब सबसे पहले मैनेजमेंट में प्लान किया जाता है कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, और के अंदर हमने जो प्लान किया है उसके लिए रिसोर्स को इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद हम रिसोर्सेज तो इकट्ठे कर लिए, जगह तो पोजीशन तो बना दी, अब लोग भी रखने होंगे तो मतलब स्टाफिंग करनी होगी। स्टाफिंग करने के बाद हम जो स्टाफ को रख लिया उसको काम सिखाना भी तो पड़ेगा, उसको बताना भी तो पड़ेगा काम कैसे होता है, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। उसके बाद डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के बाद अब लोग काम कर रहे हैं, पता नहीं ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इफ दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली देन देयर इज एन इशू, तो हम उसे बोल देते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के बाद हम अगली चीज जो करते हैं उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि वी आर गोइंग टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स एंड गिव इट टू द सीनियर मैनेजमेंट। और एंड में आता है बजटिंग, एंटिसिपेशन ऑफ द फ्यूचर अमाउंट्स दैट वी आर गोइंग टू स्पेंड इन वन पर्टिकुलर एरिया और द अदर।
एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में, मल्टीपल तरह के फॉर्मेट्स के अंदर ये लोग वर्क करते हैं। मल्टीपल फॉर्मेट फॉर मल्टीपल टाइप्स ऑफ बजट्स वो बनाया जाता है। तो इनमें से HRM के अंदर कौन सा वाला एरिया यूज किया जाता है? क्या वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग है? क्या वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग है, या कोऑर्डिनेटिंग है, या फिर नन ऑफ दीज है? देखिए, ह्यूमन रिसोर्स को हम सबसे पहले प्लान करते हैं, मतलब प्लानिंग तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब जब भी मैं डिसाइड कर रही हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कैसे करना है, सबसे पहले मैं डिसाइड करूँ कौन लोग मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, किस तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी, मेरा बिजनेस किस तरीके का है। मतलब आई कैन से कि प्लानिंग तो उसमें पक्का आता है। ठीक है, डन। उसके बाद अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन कैसी दिखती है उसको बनाने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास प्लान किया कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को चाहिए। अब वो पर्टिकुलर पर्सन कहाँ प्लेस करना है, स्केलर चेन, हायरार्की डिसाइड करना। स्केलर चेन होता है कि हायरार्कल बेसिस पर। हायरार्कल क्या होता है? सीनियर कौन होगा, जूनियर कौन होगा, वो सारी चीज डिफाइन करना इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। अगर मैंने बोला कि आप सीनियर हो, आप जूनियर हो, आप अपने सुपीरियर को क्या करोगे? दिस इज योर सुपीरियर एंड दिस इज योर सबऑर्डिनेट। ये सबऑर्डिनेट इसी स्पेसिफिक सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा और किसी को रिपोर्ट नहीं करेगा। स्पेशली जैसे इसके रिगार्डिंग अगर बताऊं तो सबसे सही एग्जांपल होता है मिलिट्री के अंदर। मिलिट्री के अंदर आपका एक कमांडिंग ऑफिसर होता है, ही इज द वन हु विल बी हैंडलिंग द एंटायर वर्किंग। मतलब ये नहीं है कि कंफ्यूजन हो कि अगर कोई वॉर जोन में कुछ डिसीजन देना होगा तो 4-5 लोग एक पैनल बनाकर डिसीजन दे रहे ना, वो एक पर्टिकुलर पर्सन ही वहां बैठा होगा, उसी को डिसाइड करना होगा। अगर ड्यूरिंग द वॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन becomes a martyr, then उनके martyrdom के बाद जो next person होगा in the attending जो भी उस hierarchy में होगा, then he becomes the next commanding officer. They do not create a chaos कि उस war zone के अंदर हम डिसाइड करें ये बताएंगे कि वो बताएंगे, ऐसी चीज नहीं कर सकते। इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, पहले डिसाइड होता है कि सुपीरियर कौन होगा, सबऑर्डिनेट कौन होगा, फिर स्टाफिंग तो हो गई। HRM खुद ही तो वही है जिसमें लोग रखे जाते हैं, तो इसका मतलब स्टाफिंग तो उसमें नहीं आता। ठीक है, ये नहीं आएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, आप उन्हें काम बताओगे, लोग रख लिए आपने ऑर्गेनाइजेशन में, फिर आप उनको बोलोगे सर काम पता है कैसे होता है? वो बोलेगा नहीं मेरे को नहीं पता। कहते रुको, आपको इंडक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। इंडक्शन मतलब आपका काम क्या क्या है। फिर वो पूछते हैं काम पता है? कहते देखिए मेरे को आपने ऑर्गेनाइजेशन का बता दिया, जिसका मतलब इंडक्शन होता है और ओरिएंटेशन होता है, अब मेरे को काम भी सिखा दो। इसका मतलब आप मेरे को क्या दे दो, ट्रेनिंग दे दो। ठीक है, आफ्टर ट्रेनिंग कोई पर्टिकुलर पर्सन को पूरी जिंदगी एक ही काम करवाई जाना है क्या? हम चाहेंगे कि वो और नई चीजें सीखें। जब हम नई नई चीजें सीखने की बात करते हैं तो हम बोलेंगे ट्रेनिंग एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या आया, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। तो इसका मतलब हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों करना चाहते हैं, तो ये भी आ गया उसके साथ में। नेक्स्ट जो आपके पास जुड़ जाता है वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब हम उनको पहले काम सिखाते हैं, अब वो काम सिखाने के बाद अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहे तो क्या आप उन्हें डांटेंगे नहीं? क्या आप उनको बोलेंगे नहीं कि सर क्या कर रहे हो, हमने प्लान किया था ऐसे और आप ऐसे काम कर रहे हो, इतनी डेविएशन क्यों आ रही है? तो प्रॉब्लम आएगी ना। इसका मतलब वी आर गोइंग टू वर्क अपॉन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ आर HR। दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स को प्लान करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उनको डायरेक्ट करना कि काम कैसे करना है, और उन्हें कंट्रोल करना कि सर ऐसे कैसे काम कर रहे हो। उन सब चीजों को कवर करना इज कवर्ड अंडर HRM। सो द करेक्ट आंसर इज यहां पर, अच्छा ये वाला आपका C है। ठीक है, ये C है, दिस इज जस्ट अ मिस्टेक, यहां पर C आएगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, अगला क्वेश्चन, HRM का मतलब क्या है? HRM को जब हम डिफाइन करते हैं क्या कहेंगे आप उसको? क्या ये एक मेथड है जो ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती है, जिसके थ्रू मेंटेन कर रही है, रिपोर्ट करती है, किसके रिगार्डिंग? कहते हैं लोग और जॉब्स के रिगार्डिंग। उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, मेंटेन कर लिया कि ये लोग काम करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स बना दी और सबमिट कर दी। क्या ये प्रोसेस है जहां पर हम इंटीग्रेट करेंगे एम्प्लॉय की नीड्स को? हम समझेंगे कि हमारे एम्प्लॉयज की नीड्स को समझें और उनको जोड़कर रखें ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स के साथ। ठीक है, कोई अगर पर्टिकुलर पर्सन कहता है कि मैं पैसा कमाना चाहता हूं, ऑर्गेनाइजेशन कहती है ये लो काम करो और पैसा कमाओ। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल नीड्स दोनों को फ्यूज करके उन दोनों के बेनिफिट के लिए वर्क करना, क्या ये HRM है? नेक्स्ट आ जाता है द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजिंग टुगेदर। कहते हैं लोगों को बिजनेस के अंदर लेकर जाना, उनको ऑर्गेनाइज करना ताकि दोनों के जो गोल्स हैं वो अचीव हो सके, और टू द एफर्ट्स टू मेक
लाइफ वर्थ लिविंग फॉर वर्कर्स, कहते हैं वर्कर्स के लिए जिंदगी जीने लायक बनाना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या उसको एचआरएम बोलेंगे? देखिए, पहला पॉइंट काफी हद तक बताता है कि एचआरएम क्या है, लेकिन वो सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेंटेनिंग नहीं है, वो उससे बड़ी चीज है। दैट मीन्स अगर मैं इसके डिफाइन करूँ तो वो एक प्रोसेस है, लोगों को लेकर आना, उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे ना ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, नए लोग बिजनेस में लेकर आती है, उन्हें पालती पोसती है और बड़ा करती है, उनको ट्रेन करती है, उनके ऊपर वर्क करती है, उनको ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सामान सिखाती है ग्रो कैसे करना है ऑर्गेनाइजेशन के विद इन। फिर उन लोगों को और काम मिलता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को कमा कर देते हैं और ऑर्गेनाइजेशन अपनी कमाई का एक हिस्सा उनको देती है। ये एक प्रोसेस जैसी लगती है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट खुद में एक प्रोसेस है जहां पर लोग मिलजुल कर काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अपने पर्सनल गोल्स को उसके साथ में ये जोड़ कर चलते हैं, जिससे आपको क्या मिलता है, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये है उसकी असली डेफिनेशन, ये एक प्रोसेस है। अच्छा, अब ये किया है तो अब उसी के साथ में जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन जो कि कहता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एन अमेलगम मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, मतलब जॉब क्या है उसको समझना, रिक्रूटमेंट, लोगों को अट्रैक्ट करके लेकर आना बिजनेस में और उनको सिलेक्ट करवाना, सोशल बिहेवियर एंड बिजनेस एथिक्स, उस पर वर्क करना, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, उस पर वर्क करना, या एम्प्लॉयर या एंड एम्प्लॉय वर्क करना। What do you mean by the term human resource management? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय तक लिमिटेड है? बस ये दोनों चेक करते हैं क्या वो सिर्फ जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पे वर्क कर रहे हैं, या सोशल बिहेवियर और साथ साथ बिजनेस के एथिक्स पर भी वर्क कर रहे हैं? या कहते हैं नहीं सर, इट इज ब्रॉडर, आप क्या बात कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिहेव करेगी, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन रिसोर्स दोनों काम कर रहे हैं ना, उन दोनों का इकट्ठे बैठना, पर्सनल मैनेजमेंट जहां पर हम लोगों को संभालते हैं उसकी मैनेजमेंट, और साथ में इंडस्ट्रियल रिलेशंस मतलब जो हमारे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिहेव करती है, लोग कैसे बिहेव करते हैं, और उन दोनों के बीच का वो जो रिश्ता है उसको वो डिफाइन करते हैं एज इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, वो मिला जुला रूप है इन तीनों का ही। दैट मीन्स द पॉइंट इज सी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। इजी पॉइंट्स, लेकिन जितना आप इस प्रोसेस को टेक्निकलिटीज के थ्रू समझ लोगे ना कि क्या क्या वो चीजें हैं, फिर ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। सो यू डोंट हैव टू क्रैम, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली द स्कोप ऑफ HRM, मतलब HRM कहाँ तक फैला हुआ है। अगर आपको वो पता है तो ऐसे क्वेश्चंस में तो आप बोलोगे अच्छा प्लानिंग तो होएगा ही, ऑर्गेनाइजिंग तो होएगा, स्टाफिंग क्यों आएगा, डायरेक्टिंग आ गया और कंट्रोलिंग आ गया। जब आप इसके अंदर वहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं आई, ये भी आपका डिफाइन होगा कि अच्छा ये लोगों को डिस्कस कर रहे हैं, मैनेजमेंट है तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर की बात भी है, लोग हैं तो लोगों के बिहेवियर की बात भी है, और उन दोनों के बीच के रिश्ते की भी तो बात है। दैट मीन्स अगर हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस सेफ और साउंड नहीं हुए तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी ना, तो दैट मीन्स वहां पर इंडस्ट्रियल रिलेशन भी काउंट हो जाता है। अगला आ जाता है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है, वन लाइनर हो गया, अ रिटन समरी ऑफ कंटेंट, ध्यान से पढ़िएगा, ये हमने लास्ट क्लास में इनके बारे में थोड़ा बहुत सुना था। एक रिटन समरी बनाना कंटेंट की और कंटेक्स्ट ऑफ जॉब की, जॉब का कंटेंट क्या है आपकी जॉब, और साथ में उसका कंटेक्स्ट क्या स्कोप है, क्यों कर रहे हो जॉब, उस बारे में बताता क्या है, क्या वो आपका रिज्यूमे बताता है, क्या वो जॉब स्पेसिफिकेशन बताता है, क्या वो जॉब डिस्क्रिप्शन बताता है, या फिर जॉब पोस्टिंग। 3 पॉइंट्स आ गए जिनमें जॉब लिख दिया। अब प्रॉब्लम होती है सर समझ नहीं आ रहा किसको चूज करें, तो वहां पर क्या होगा, एक रिटन समरी ऑफ कंटेंट एंड कंटेक्स्ट ऑफ जॉब इज कॉल्ड, वहीं से मिल जाता है जॉब का कंटेंट। रिज्यूमे तो अपना होता है ना, हम बताते हैं कि मैं कौन हूं, लेकिन जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब को स्पेसिफाई करता है। अब जॉब में क्या है कैसा नहीं है, लेकिन कंटेंट एंड कंटेक्स्ट, कंटेंट की बात कीगी ना, कहाँ हम कंटेंट डालते हैं, मतलब चीजों को डिस्क्राइब करते हुए। तो करेक्ट आंसर इज, जब आप जॉब को डिस्क्राइब कर रहे हो, दैट पर्टिकुलर पोर्शन इज कॉल्ड द जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, द पॉइंट विल बी द जॉब डिस्क्रिप्शन वेयर यू डिस्क्राइब द जॉब, इट्स फंक्शंस, इट्स कंटेंट, क्या काम है, किस तरीके से करना है, आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, वो यहां आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, HRM is concerned with the relation of HRM and, आप बताइए है जो हमने पीछे इसकी समझ ली ना, उसी के ऊपर बेस है, जो हमने डेफिनेशन समझी उसी के साथ जुड़ा I'm sorry, ये
उसी के साथ में जुड़ा हुआ नेक्स्ट पॉइंट है HRM कंसर्न्ड जो है वो किसके साथ में, HRM का रिश्ता किसके साथ में, बिजनेस की पॉलिसी के साथ में होता है या बिजनेस की स्ट्रैटेजी के साथ में होता है। ध्यान से सुनना, ये पीछे करके आया हूं। बिजनेस की टैक्टिक्स के साथ में होता है या शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज के साथ में होता है। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी और बिजनेस स्ट्रैटेजी में फर्क क्या है? शॉर्ट टर्म मतलब जो कम समय के लिए हम बनाते हैं, 1 साल से कम के जो हो जाते हैं, और बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या हो जाते हैं, बिजनेस स्ट्रैटेजी कौन सी हो जाती है, जो बिजनेस के लिए ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया होगा ना, बिजनेस का मेन एम क्या है, उसकी परछाई होती है कि अच्छा बिजनेस ने जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है उसको, उसके पीछे क्या क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे काम करना है, वो आपका यहाँ पर आ जाता है। सो HRM जो है वो किससे कंसर्न्ड है, इट इज बेसिकली लिंक्ड विद द बिजनेस स्ट्रैटेजीज। ये कॉम्बिनेशन होता है बिजनेस के सारे डिसीजंस के साथ में। HRM तो उसका छोटा सा एक पार्ट है जो उसका बडी बन गया कि अच्छा HRM ये बोल रहा है, बस ठीक है। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो किससे लिंक होगी, हमारी प्रेजेंटली लोग कैसे चल रहे हैं उससे। ठीक है, तो ये कह देते हैं कि बिजनेस स्ट्रैटेजी वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द डिसीजन टेकन एंड एक्शन परफॉर्म्ड विद द बिजनेस गोल्स एंड टू सिक्योर द कॉम्पिटिटिव पोजीशन इन द मार्केट। अगला, फॉलोइंग अप द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, आज क्वेश्चन ज्यादातर ना इसके बेस के बड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन उठा रही हूं ताकि आप इसके ऊपर और अच्छे से एब्जॉर्ब कर सको। चलो अब अगला बताओ, इनमें से कौन सी चीज HRM की कैरेक्टरिस्टिक्स है लेकिन कौन सी नहीं है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, इनमें से कौन सी नहीं है। परवेसिव फंक्शन, इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन, इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म और द जॉब ओरिएंटेड। अच्छा, HRM जॉब ये तो कनेक्टेड होते हैं, चलो देख लेते हैं। परवेसिव फंक्शन का होता है रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल एंड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, सब जगह रिक्वायर्ड है, चाहिए भी। HRM स्कूल में भी चाहिए, मस्जिद में भी चाहिए, मंदिर में भी चाहिए, उसके अलावा यूनिवर्सिटी में भी चाहिए, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में भी चाहिए, क्योंकि सब जगह लोग चाहिए, जहां लोग चाहिए वहां पर HRM आ जाएगा। ठीक है, सो वो आ गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन। इसमें लोग भी है, उनकी ट्रेनिंग भी है, उनकी डेवलपमेंट भी है, उनका मनी भी है, बहुत सी चीजें इन्वॉल्व है, तो ये इंटरडिसिप्लिनरी भी है। इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म, ह्यूमन को जोड़कर रखना ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, उनकी लड़ाइयाँ ना होना, उनके स्ट्राइक्स को रोकना, इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म में तो जोड़कर रखने की बात आ गई। तो यहाँ पर सिर्फ ये 3 जो है ये ना एक तरह से ऑड मैन आउट की बात आ जाती है। HRM का एक छोटे से हिस्से को उन्होंने पकड़कर यहाँ पर लिख दिया, दैट इज जॉब ओरिएंटेड, तो कहते हैं वो इसका हिस्सा नहीं है। So जॉब ओरिएंटेड जो है, टू वेलकम द एम्प्लॉइज, हेल्प देम टू फिट क्विकली एंड नेविगेट देयर रोल्स, वो सब इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देख ले। ओके, HR के प्रोफेशनल्स जो हैं उनको शुड अप्लाई रिस्क मैनेजमेंट। HR के प्रोफेशनल्स जिनको रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ, किसके एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, पहले हमने HR स्ट्रैटेजीज के बारे में कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर जब हम उसकी बात करते हैं तो इस वाले क्वेश्चन में क्या आ रहा है, वो कह रहे हैं कि HR के प्रोफेशनल्स जो रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक्स लगाते हैं वो किस तरीके से अप्लाई करेगा। HR की स्ट्रैटेजीज के ऊपर बेस्ड, उसकी कॉम्पिटेंसीज पर बेस्ड, बोथ A and B या फिर नन ऑफ द अबव। HR प्रोफेशनल्स शुड अप्लाई रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स टू व्हाट। HR का प्रोफेशनल जो है, HR की जो रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स है, मतलब कोई रिस्क की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, दे आर एक्सपोज टू सम थ्रेट्स व्हिच कैन हैम्पर देयर वर्किंग, उसे वो थ्रेट्स डिफाइन कर देते हैं। वो कौन सी टेक्निक्स किस तरीके से लगाएगा, क्या स्ट्रैटेजीज के बेस पर या कॉम्पिटेंसीज, जो उसकी कॉम्पिटेंसीज है उसके बेस पर, या फिर बोथ A and B। फ्यूचर में आने वाले रिस्क को आज केटर करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए जो वो कोशिश कर रहा है, HR का प्रोफेशनल उसमें क्या लगाएगा, कॉम्पिटेंसीज, स्ट्रैटेजीज या बोथ या फिर नन। ओके, द करेक्ट आंसर इन दिस केस विल बी HR की स्ट्रैटेजी लगाई जाएगी। व्हाई वुड वी यूज द कॉम्पिटेंसी, किसी की कॉम्पिटेंसीज को अप्लाई करके आप रिस्क नहीं कम कर सकते, लेकिन हाँ अगर आपने सही तरीके से प्लान कर लिया, इफ यू प्लान करेक्टली, तो डेफिनेटली आप रिस्क को कम कर सकते हो। ऐसी स्ट्रैटेजी लगाना जिससे हमारे साथ कोई जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं हम उनको रिमूव कर सके। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप मैनेजमेंट, दिस इज ऑल कवर्ड अंडर HR स्ट्रैटेजीज। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash is a personal activity by
of which enterprise determines the extent to which the employee is performing the job effectively. इनमें से क्या हो जाता है, जिसके मीन के अंडर एंटरप्राइज डिटरमिन करता है वो एक्सटेंट जिसके अंडर हमारा जो पर्टिकुलर वर्कर है वो ढंग है कि नहीं, परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब इफेक्टिवली. जॉब इवैल्यूएशन, क्या हम यहाँ पर वर्क इवैल्यूएशन कर रहे हैं या परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर रहे हैं, या नन ऑफ द अबव. इजी क्वेश्चन, वेरी इजी. जहाँ पर पर्सोनल को वो हम चेक करें, पर्सोनल मतलब जो पर्सन हम काम कर रहे हैं हम उसका वर्किंग चेक कर रहे हैं, एक्सटेंट टू विच उसकी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इन द जॉब, वो परफॉर्मिंग द जॉब किस तरीके से चल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि हम उसको प्रमोशन दे के ना दें, कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है, वो वाली चीज़ आ जाती है. सो दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू डू परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. परफॉर्मेंस से निकल कर आया, उसकी प्रमोशन इस पर डिपेंड करेगी, उसकी डिमोशन इस पर डिपेंड करेगी, उसका अप्रेजल इस पर डिपेंड करेगा. वो सारा डिस्कशन जो है उसकी परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी कि हम उसको कुछ देने भी वाले हैं या फिर नहीं देने वाले. परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो आर अ पार्ट ऑफ करियर डेवलपमेंट. आपका करियर तभी डेवलप कर सकता है जब आप इन चीज़ों पर वर्क करते हैं. बस ये रहा आज का एक पावर पैक्ड सेशन, जहाँ पर मैंने आज HRM के और कुछ बेसिक चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है. इन द अपकमिंग क्लासेस में कॉन्सेप्चुअल एरिया के अंदर थोड़ी ज़्यादा HR को कवर करने की कोशिश करूँगी, ताकि आपका जो बेस है HR का वो स्ट्रांग हो जाए. एक बार इंटरेस्ट बैठ गया इसके अंदर तो इसके अंदर बहुत से मॉडल्स और इतना कुछ आ जाता है. अगर वो आप ढंग से पढ़ लेते हैं, डेफिनेटली 10 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट तो आपका HR है. HR की मैनेजमेंट, मार्केटिंग की मैनेजमेंट, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर लिंक्ड ओवर देयर, सो विच विल बी डिस्कसिंग. दो बिल्कुल अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं ये, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो हर चीज़ का आधार है. So we'll be talking about HR, management and accounting and FM with Niharika Walia. Rest will be taken up by other teachers. अब हम आपको मिलेंगे शाम को 9 बजे से. So और साथ ही साथ हमारा ESIC का अभी डेप्यूटी डायरेक्टर का we are just about to start with the complete course. हम ESIC का ओके हम आपके लिए ESIC का हम ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर का अब आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स भी लेकर आ रहे हैं. मतलब इन दैट कंप्लीट कोर्स वी आर गोइंग टू कवर दोस 10 सब्जेक्ट्स अलोंग विद इंग्लिश. पार्ट ए भी हम आपको करवाएंगे और पार्ट बी भी हम आपको करवाएंगे फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. हमारे कंप्लीट कोर्स की पहली डेमो क्लास होगी 12 को. सो 12 से वो आपका शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ मैं आपको मिलूंगी शाम के समय फॉर आवर वार्म अप सेशंस. मतलब अब शुरू होता है हमारा एक वार्म अप कोर्स, जहाँ पर हम बात करते हैं कि चलो लेट्स बिकम अ लिटिल वार्म टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. जब भी हम रेस में जाने वाले होते हैं उससे पहले एक बार वार्म अप करना जरूरी होता है ना, ताकि मसल्स एक बार गर्म हो जाए, ताकि आप रेस में पूरी इंटेंसिटी से दौड़ सको. बस यही चीज़ के साथ में वी आर ब्रिंगिंग अप द वार्म अप कोर्सेज वेयर यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे विद अस इन द इवनिंग. यूट्यूब पर हम आपको मिलेंगे. और अगर आपको इसका डेमो कोर्स देखना है कि इफ यू आर थिंकिंग कि आप ESIC के लिए प्रॉपरली बैठकर प्रिपेयर करना चाहते हैं एंड यू वांट टू वाउच फॉर द पोर्शन ऑफ अभिपीडिया, सो आप अभिपीडिया के पोर्टल पर जाइए और आपको इसकी ESIC की फर्स्ट क्लास जो है वो दिखेगी 12 सितंबर को. तो 12 सितंबर से मैं आपको मिलूंगी इसके अंदर और हम शुरू करेंगे ESIC की कोर्स की प्रिपरेशन इन द बेस्ट पॉसिबल वे. सो वील बी मीटिंग यू इन द अपकमिंग कोर्स एंड वील बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स इन द क्लास देयर. सो विल बी मीटिंग देयर. टिल देन यहाँ पे खत्म होती है आज हमारी HRM का सेशन. इसके अगले सेशन के अंदर विल बी मीटिंग इन द इवनिंग, ताकि आराम से आप अपनी जॉब फिनिश ऑफ करके जब आप रात को पढ़ने बैठते हैं उस समय पर आप यूट्यूब पर आएँ, क्लास को देखें और जो जो टॉपिक्स आपको लगता है कि आपको कवर करना है या कोई कमेंट सेक्शन में आपको लगता है वी कैन डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स, जहाँ पर आपको डाउट्स हैं तो वहाँ के लिए हम मिलेंगे इवनिंग के समय, दैट इज 9 PM. तो मिलते हैं इन द इवनिंग सेशंस व्हिच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो. थैंक यू एवरीवन.